लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। आज का ये एपिसोड उन 3 बड़े राज्यों की कहानी लेकर आया है जहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि नेतृत्व की शैली, क्षेत्रीय पहचान और बदलते राजनीतिक नैरेटिव का संघर्ष बन चुका है। तमिलनाडु में नेतृत्व की विरासत और नियंत्रण की राजनीति है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए पहचान की लड़ाई है और केरल में एक ऐसे राजनीतिक किले को तोड़ने की कोशिश है जहां अब तक एक तीसरा विकल्प पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। तमिलनाडु से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में करिश्माई नेतृत्व हमेशा निर्णायक रहा है, चाहे वो एमजीआर हो या जयललिता। यहाँ व्यक्तित्व की ताकत ही पार्टी की पहचान बन जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एआईएडीएमके के नेता एडापादी के पलानीस्वामी, जिन्हें ईपीएस के नाम से जाना जाता है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा संदेश यही है कि तमिलनाडु में बीजेपी की शर्तें नहीं चली। आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मानी जाने वाली बीजेपी को यहां क्षेत्रीय राजनीति के सामने झुकना पड़ा। सीट बंटवारे में ईपीएस ने साफ कर दिया कि अंतिम फैसला वही करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कभी जयललिता करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने करीब 50 सीटों की मांग की थी, लेकिन एआईएडीएमके ने अपनी शर्तों पर उसे केवल सीमित सीटें दी। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी जता रही थी, वहां एआईएडीएमके ने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये एक स्पष्ट संकेत था कि गठबंधन में रहते हुए भी नियंत्रण एआईएडीएमके के हाथ में है। ईपीएस की रणनीति सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने पूरे चुनाव अभियान को भी जयललिता के अंदाज में ढालने की कोशिश की। प्रचार की शुरुआत मंदिर से, शुभ मुहूर्त देखकर और फिर वैन की छत से जनता को संबोधित करना। ये सभी दृश्य तमिलनाडु की जनता को सीधे अम्मा की याद दिलाते हैं। लेकिन इस रणनीति के पीछे एक गहरी राजनीतिक समझ भी है। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके कई गुटों में बंट गई थी। शशिकला, ओ पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के बीच सत्ता संघर्ष ने पार्टी को कमजोर कर दिया था। ऐसे में ईपीएस का ये प्रयास है कि वो खुद को अम्मा की विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करे। यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एआईएडीएमके कितनी सीटें जीतती है, बल्कि ये भी है कि क्या ईपीएस पार्टी को फिर से एकजुट और मजबूत बना पाएंगे। अगर तमिलनाडु में नेतृत्व की राजनीति है, तो पश्चिम बंगाल में ये चुनाव पूरी तरह नैरेटिव और स्विंग वोट का खेल बन चुका है। खासकर उत्तर बंगाल, जहां 54 सीटें पूरे चुनाव का रुख तय कर सकती हैं। उत्तर बंगाल को स्विंग जोन कहा जाता है। इसका मतलब है यहां का वोटर स्थायी नहीं है। वो हर चुनाव में अपने फैसले बदल सकता है और यही अनिश्चितता इस इलाके को बेहद अहम बना देती है। ये क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बेहद विविध है। यहाँ शहर है, गांव है, चाय बागान है और पहाड़ी इलाके भी। हर वर्ग के मुद्दे अलग हैं, कहीं रोजगार, कहीं मजदूरी, तो कहीं पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता। चाय बागानों की राजनीति यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर है। लाखों मजदूरों की जिंदगी इन बागानों पर निर्भर है और उनके मुद्दे चुनावी एजेंडे को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि हर पार्टी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में लगी है। 2011 में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष के नारे के साथ इस इलाके में बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन समय के साथ समीकरण बदले हैं। बीजेपी ने भी यहाँ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है, खासकर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में। इस बार मुकाबला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर निर्भर हैं। दार्जिलिंग की राजनीति में गोरखालैंड आंदोलन का असर अब पहले जैसा नहीं रहा और राजनीतिक ताकतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में गठबंधन और स्थानीय समीकरण बेहद अहम हो गए हैं। इसके अलावा राजवंशी और कामतापुरी समुदाय भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी मांगें पहचान, विकास और अलग राज्य लंबे समय से राजनीति का हिस्सा रही हैं।
यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, करीबी मुकाबले। कई सीटों पर जीत और हार का अंतर बेहद कम रहा है। ऐसे में थोड़ी सी वोटिंग शिफ्ट भी पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकती है। उत्तर बंगाल की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये कहा जा सकता है, यहाँ चुनाव फर्स्ट फ्लश चाय की तरह है, जिसका स्वाद आखिरी पल में तय होता है। अब चलते हैं केरल। केरल भारतीय राजनीति का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ दशकों से दो ही गठबंधन, एलडीएफ और यूडीएफ, सत्ता के बीच बारी बारी से आते रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये राज्य अब भी एक चुनौती बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। हालांकि 2016 में उसने एक सीट जीतकर उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन वो लय बरकरार नहीं रख पाई। इसके बावजूद बीजेपी हार मानने को तैयार नहीं है। इस बार पार्टी ने केरल में पूरी ताकत झोंक दी है। स्थानीय निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन और लोकसभा में एक सीट जीतने के बाद पार्टी को उम्मीद है कि वो इस बार विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। केरल का सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा है। यहाँ मुस्लिम और ईसाई समुदाय मिलकर लगभग 45% से ज्यादा वोटर है और पारंपरिक तौर पर ये वोट एलडीएफ और यूडीएफ के बीच बंटते रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास राज्य स्तर पर कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जो पूरे केरल में प्रभाव डाल सके। पार्टी ने पहले ई श्रीधरन जैसे चेहरों पर दांव लगाया, लेकिन वो रणनीति सफल नहीं रही। अब पार्टी संगठन को मजबूत करने और नए सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने पर जोर दे रही है। केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता और नए गठबंधनों के जरिए वो धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बीजेपी इस बार 4 से 6 सीटें भी जीत लेती है तो ये उसके लिए बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ये केवल सीटों की जीत नहीं होगी बल्कि केरल की राजनीति में एक स्थायी प्रवेश का संकेत होगा। तो इस पूरी चुनावी यात्रा को अगर एक साथ देखा जाए तो 3 बड़े ट्रेंड सामने आते हैं। तमिलनाडु में नेतृत्व और विरासत की राजनीति, बंगाल में स्विंग वोट और क्षेत्रीय समीकरण, केरल में विस्तार और अस्तित्व की लड़ाई। तीनों राज्यों में राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। कोई अतीत की विरासत को भुना रहा है, कोई पहचान की राजनीति कर रहा है, तो कोई नई जमीन तलाश रहा है। लेकिन अंत में फैसला हमेशा मतदाता के हाथ में होता है। वही तय करता है कि किसकी रणनीति सफल होगी और किसका सपना अधूरा रह जाएगा। नेतृत्व की विरासत, वोट का गणित और उम्मीदों की राजनीति, इस चुनावी सफर में हर राज्य की अपनी कहानी है। लेकिन अंत में जीत उसी की होगी जो जनता के दिल और भरोसे दोनों को जीत पाएगा। आज की चुनावी यात्रा में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.